पिछले सेशन में हम लोगों ने पोएट्री की बात कर रही थी। 10 नंबर के सवाल आते हैं उससे, जिसमें से एक एक 6 नंबर का स्टेंजा वाला सवाल आता है। एक 4 लाइन दे दी गई कविता का, एक पार्ट दे दिया गया, उस कविता से उस पार्ट से संबंधित उस कविता का भाग है ना, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। 6 नंबर की चर्चा हमने करी थी पोएट्री वाले में, स्टेंजा वाले पार्ट में। 4 नंबर पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया, है ना। आपसे कहा जाता है कि भाई एक फला पार्ट की सेंट्रल आइडिया लिखिए। ये सवाल 2024 में आया है। 3 पार्ट के नाम दे दिए गए हैं और कहा गया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे कुछ पोएम्स के नाम दिए गए हैं, उनकी सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय भाव, उसका कवि कहना क्या चाहता है, उस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है ना। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा 4 नंबर का। अभी आपको पता है कि आपके पोएट्री में 5 चैप्टर हैं पढ़ने को, सिलेबस में दिया गया है 5 चैप्टर पढ़ने को। इसमें अब 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, 3 चैप्टर दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक लिखना है। तो यानी कि 3 चैप्टर 5 में से दिए जाएंगे, आपके एग्जाम में लिखा रहेगा, आपके पेपर में लिखा रहेगा 3 चैप्टर के नाम, उनमें से एक लिखना है। तो जो नहीं आएगा, 3 चैप्टर के नाम तो आएंगे, जो नहीं आएगा वो कौन सा कितना चैप्टर हो सकता है, 2। 3 चैप्टर के नाम लिखे रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, इसमें से एक का क्वेश्चन, एक की सेंट्रल आइडिया लिखना होता है ना। 2 चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं लिखे जाएंगे, जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, अब वो 2 कौन है 5 में से, इस बात की जानकारी है नहीं। तो रीजनिंग कहती है कि भाई 3 आएंगे, उसमें 2 आने की संभावना, 5 में से 2 आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, वो कोई चैप्टर हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, 3 में से 2 निकाल देते हैं, बचा कितना, 1, है ना। इसका मतलब अगर हम 5 में से 3 चैप्टर हम तैयार कर लेते हैं, तो उनमें से अगर 2 कोई सवाल, मान लिया उसमें 2 चैप्टर नहीं आया, 3 में से 3 चैप्टर में तैयार करा था, 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया, उसमें से 2 सेंट्रल आइडिया नहीं आई, 2 चैप्टर की नहीं आई, पूछी गई ना। जैसे 2 चैप्टर नहीं आएगा ना, 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर लिखा जाएगा आपके सवाल क्वेश्चन में, 2 चैप्टर नहीं लिखा, हमने 2 मिटा दिया, ये 2 चैप्टर नहीं लिखा है मान लिया सवाल में आया, या वो चैप्टर आ गए जो हमने नहीं याद करा था, फिर भी तो एक बचा, क्योंकि नहीं आने वाले सवाल चैप्टर 2 ही हैं, आने वाले 3 हैं। यानी कि अगर 3 सेंट्रल आइडिया, 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेते हो, तो आप इस बात से निश्चित रह सकते हो कि भैया 4 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, सेंट्रल आइडिया याद करने का क्या है, तो मजा लेने वाली बात है ना, क्योंकि लिटरेचर व्यक्ति को पसंद आनी चाहिए, है बात नहीं। अगर वो आदमी है तो उसको साहित्य पसंद आना चाहिए, साहित्य में एक ज्ञान होता है। तो हम सेंट्रल आइडिया को लिख लाए, 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया हमने किताब को पढ़ा के, और उससे जो हमें उचित लगा, जो केंद्रीय भाव लगा कविता का, वो हमने लिख लिया। हम एक बार आपको समझा देते हैं और फिर उसको लिखवा देते हैं, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि समझा देंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब मान लिया शब्द से आप भूल गए, लेकिन आपको मतलब पता है, कहानी पता है आपको ना, तो कहानी से आपको वर्ड हिंदी में पता है ना, तो अंग्रेजी में अनुवाद कर पाओगे, ठीक है। तो 2 चीजें पता हुई तो समझ जाए, और थोड़ा सा शब्द के स्तर पर भी लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लिया गया, तो दोनों स्तर पर आपकी पकड़ हो जाएगी। एक तो शब्द यानी सेंटेंस आपको याद है, रटा है, दूसरा समझा भी है ना। तो रटा वाला भूल गया तो समझा वाला काम कर गया ना, यानी एक दूसरे को ये मदद करते हैं। तो हमने यही टेक्निक अपनाई है। 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया लिख लिया है, हम उसको पहले समझा दे रहे हैं, फिर लिख दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा इससे। आपको अगर अच्छा लगे तो इससे लिखिए, वरना और भी जगह सेंट्रल आइडिया लिखी हो सकती हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हो। हम अपना फर्ज निभाते हैं, ठीक है। पहला सेंट्रल आइडिया हमें लिखा है माई मदर एट 66, एक चैप्टर है पोएट्री में, ठीक है। माई मदर एट 66, ठीक है। तो इसमें इस पूरे कविता में जो लेखिका है वह अपने मम्मी को देखती है, मम्मी से मिलने गई थी,
ठीक है। तो मम्मी के साथ कहीं घूमने जा रही है, अपने कार में मम्मी को बैठा देखी, तो उस मम्मी उसकी वृद्धावस्था में है, तो मम्मी की जो हालत वो देख पा रही है कभी, कि वो एकदम एनर्जी लेस है, चेहरे पे सफ़ेदी टाइप की है, मूव नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, ठीक है। सोती है तो मुंह खुला रहता है, एकदम से ऐसे लगती है जैसे कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। ये सारी दयनीय अवस्था को कवि ने अपनी कविता के रूप में लिखा है, ठीक है। और ये बताती है कि हर व्यक्ति की जो है कड़वी सच्चाई है, हर व्यक्ति के जीवन में ये वृद्धावस्था आती है, ठीक है। उसमें क्या क्या दुख हैं, क्या क्या तकलीफें होती हैं, इस बात की चर्चा कवि ने करा है, ठीक है। उसी बात को हमने लिखा, ठीक है। द पोएम माई मदर एट 66, पहले हमने लिख दिया भाई इस कविता को किसने लिखा, कविता का टाइटल तो दिया ही है ना, द पोएम माई मदर एट 66 एक्सप्लेन्स अबाउट ओल्ड एज। ये कविता वृद्धावस्था के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, ठीक है, अबाउट ओल्ड एज, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करती है। तो ये कविता वृद्धावस्था के बारे में व्याख्या करती है, पहली लाइन। दूसरी लाइन हमने लिखा पोएट कमला दास। अब देखिए हम चाहते तो एक ही लाइन में लिख सकते थे ये सब ना, लेकिन छोटा छोटा सेंटेंस बनाने का प्रयास करा है। पोएट कमला दास सेज, कमला दास कहती हैं, सेज माने कहती हैं, दैट कि, दैट माने वह भी होता है, दैट माने कि भी होता है। जब आप स्पीच पढ़ते हो ना, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना, तो उसमें बहुत समझ में आता होगा ना। तो दैट माने कि ओल्ड एज इज अ पेनफुल ट्रुथ ऑफ लास्ट फेज फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ साइकिल। इस लाइन का मतलब है ओल्ड एज, वृद्धावस्था, इज अ पेनफुल ट्रुथ, बहुत ही दर्दीला सच है, ऑफ लास्ट फेज फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ साइकिल, सभी लोगों, सभी आदमी की जीवन चक्र की अंतिम अवस्था ये वृद्धावस्था है, ठीक है। ये बात कहा हमने। अगेन सी टेक्स हर मदर स्टेज, वो अपनी मम्मी की अवस्था को लेती है एज एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। सी सेज, वह कहती है, यानी लेखिका कहती है, ठीक है, जो कविता लिखी है, दैट कि इन ओल्ड एज, बुढ़ापा यानी वृद्धा की अवस्था में, बॉडी पार्ट बिकम्स वीक। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के अलग अलग भाग कमजोर होने लगते हैं। वृद्धावस्था छोड़ दिए, 35 के ऊपर निकलो तभी कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है, अंग जो है अपना कमजोर होने लगते हैं, ठीक है। तो वृद्धावस्था में और कमजोर हो जाते हैं। तो ये बात हमने लिखा है, इन ओल्ड एज बॉडी पार्ट बिकम्स वीक, कमजोर होने लगते हैं। एनर्जी लेस, ऊर्जा रहित होने लगते हैं, यानी वो अपनी मम्मी के फेस देखती है ना, उसमें जैसे लगता है एनर्जी की खत्म हो चुकी है, ठीक है। ग्लोलेस, चमक रहित होने लगती है, ठीक है। अगेन ओल्ड मैन कैन नॉट मूव लाइक यंगर्स, जवान आदमी की तरह वृद्ध व्यक्ति मूव नहीं कर सकता, ठीक है। एंड डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी इन दिस पेनफुल स्टेज, इस दर्दीली अवस्था में डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, डेथ की संभावना हमेशा रहती है, कब मृत्यु हो जाए इस बात का कोई जो है कहा नहीं जा सकता। एज पोएट वांट, जैसा कि लेखिका वांट चाहती है, टू मेक अवेयर, लोगों को परिचित करना चाहती है ना, परिचित कराना चाहती है, मेक अवेयर पीपल, लोगों को परिचित कराना चाहती है, जैसा कि लेखिका अबाउट ओल्ड एज, वृद्धावस्था के बारे में, वृद्धावस्था की डिफिकल्टीज के बारे में, सी सक्सीडेड, वह सफल हुई। यही बात हमने लिखी है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है, इसमें पूरी कहानी जो हमने पढ़ी, आपकी कविता पढ़ी, उसमें जो केंद्रीय भाव मिला वो हमने लिख दिया, ठीक है। कम शब्दों में लिखने का प्रयास करा, खैर लिख देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। द पोयम, पोयम माई मदर एट 60, माई मदर एट, अच्छा एक बात और है इसमें, ये बताएंगे, ठीक है। 866 60, अब ये कविता लिख रहे, कविता का नाम है ना, तो इसको ऊपर आप इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए ताकि पता चले ना कि ये कविता का नाम है, ठीक है। तो 66 एक्सप्लेन्स,
व्याख्या करती है, एक्सप्लेन्स, व्याख्या करती है अबाउट ओल्ड एज, किसके बारे में, वृद्धावस्था के बारे में, अबाउट ओल्ड एज। ठीक है। अगली लाइन, पोएट कमला दास, पोएट कमला दास, पोएट कमला दास क्या कहती हैं, सेज, सेज माने कहती है ना। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच ना, ठीक है, सेज दैट, लिखने के लिए आपको ग्रामर भी पता होना चाहिए है ना, लिखने के लिए शब्द के साथ साथ, says that old age is a painful truth, says that old age is a painful truth, द दर्दीला सच है, इस टाइप का ना, everybody will come to that, PAIN ना, painful, painful truth, painful truth ऑफ लास्ट फेज, अंतिम अवस्था का है ना, दर्दीला सच, ठीक है, ऑफ लास्ट फेज, PHASE, लास्ट फेज, फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ साइकिल, पर सभी आदमी के जीवन चक्र की ना, फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ साइकिल, ठीक है। अगेन सी टेक, अब वो अपनी मम्मी को देखकर कविता लिखी है, तो एक लाइन हमने ये भी लिख दिया, सी टेक्स हर मदर्स स्टेज, वो अपनी मम्मी की अवस्था को लेती है एज एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, है ना, ये भी लिख लीजिए एक लाइन, है ना। देखिए सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो तो इसका मतलब कविता का महत्वपूर्ण अंश आप उसमें शामिल हो, है ना, कवि कहना क्या चाहता है, निष्कर्ष, है ना, इस टाइप की है बात, नहीं सभी बिंदुओं पर पहुंचना होता है, तो इसलिए छोड़ा नहीं होता है। शी टेक्स हर मदर एज, शी टेक्स हर मदर, अच्छा ऐसे एस लगा देते हैं, इसका मतलब का, हर मदर्स स्टेज, मम्मी की अवस्था, स्टेज है ना, अब वो कैसी अवस्था है, वृद्धावस्था है, पहले से आप जानते हो ना, हर मदर्स स्टेज एज एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, एग्जाम PLE, ठीक है, एग्जाम्पल, क्लियर। शी सेज, वह कहती हैं, दैट इन ओल्ड एज, शी सेज, वह कहती हैं, इन, अब देखिए हमने कामा लगा दिया तो दैट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कामा ना लगाते तो दैट लिखने की जरूरत थी ना, कामा लगा दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे रुके, अब आगे की बात कहने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कामा का मतलब थोड़ी देर के लिए रुके, फुल स्टॉप का मतलब पूरी तरह रुक गए, हम पूरी बात कह चुके हैं, इस टाइप की बातें होती है ना, पंचुएशन में आप लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा। शी सेज इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज बॉडी पार्ट्स आर बिकमिंग, क्या होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, वीक, एनर्जी लेस, LESS, अच्छा ग्लोलेस लिखने की जरूरत नहीं है ना, जब एनर्जी लेस है तो ग्लो गायब हो गया ना, ठीक है। अगेन, ओल्ड मैन कैन नॉट मूव, वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, जैसे यंगर जवान लोग दौड़ सकते हैं ना, ठीक है। ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन कहिए, एक बूढ़ा आदमी, या ठीक है, ओल्ड मैन कैन नॉट मूव, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, इस टाइप की बातें हैं ना, वॉक नहीं कर सकता ठीक से, लाइक यंगर, जैसे कि यंगर जवान आदमी, YNGER ना, यंगर्स, ठीक है, ये बात होगी ना। अच्छा
एन ओल्ड मैन कैन नॉट मूव लाइक यंगर, जवान आदमी की तरह वृद्ध आदमी मूव नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। ठीक है, इसी में एक सेंटेंस और जोड़ दीजिए, एंड अभी बताएंगे ना। एंड कहाँ गया, ठीक है, कैन नॉट मूव एंड डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज इन दिस पेनफुल स्टेज, लिखिए इन दिस पेनफुल स्टेज, इस दर्दीली अवस्था में मृत्यु की संभावना हमेशा बनी रहती है। अच्छा देखिए, इसमें दो सेंटेंस है ना, इन द ओल्ड एज डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, इन दिस क्या लिखा है, इन दिस पेनफुल स्टेज, है ना, ये बात कहा जा सकता है ना। एक सेंटेंस ये सेपरेट सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक सेपरेट है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट मूव लाइक यंगर, ये सेपरेट सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को एंड लगा करके जोड़ दिया गया है, इसी को सिंथेसिस कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे, खैर ठीक है। अगेन इस अब हम ये लास्ट में बता दें, अभी हमने सारी बातें कर ली ना कि ओल्ड आदमी के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, क्या क्या समस्याएं होती है ना, सारी बातें हमने कह दी। मृत्यु की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेखक को इस बात की चिंता भी है कि अगली बार जब मिलेंगे हो सकता है मुलाकात हो या ना हो, इस टाइप की अपनी मम्मी से ना, इस टाइप की बातें सोच रही वो। इसी लास्ट में हमने लिख दिया कि लेखक जो है इस वृद्धावस्था की जो दर्दनाक कठिनाइयां हैं, इसके बारे में लोगों को समझाना चाहती है, बताना चाहती है, तभी तो कविता लिखा, होना कविता लिखने की क्या जरूरत है। और उसमें अब हमको समझ में आ गया, इसका मतलब हम सभी लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब वो सफल हो गई समझाने में। ठीक है, एक लाइन हमने यही लिख दिया है, एज पोएट वांट टू। अच्छा, जब हिंदी के जो आते हैं ना दोहा वगैरह, उनकी जब छंद वगैरह उनकी जब व्याख्या कर रहे होते ना, तो ये बात कहना होता है कि कभी ये बात समझाना चाहता था और सफल हो गया, लास्ट में कहते नहीं कहते। ठीक है, तो वो बात हमने कहने का प्रयास करा है। एज पोएट वांट टू मेक अवेयर, जैसा कि कभी POET होता है ना, POET होता है, पोएट वांट टू मेक अवेयर पीपल, लोगों को, पीपल अबाउट ओल्ड एज, किसके बारे में, ओल्ड एज, AGE है ना। ठीक है, यहाँ पे S लगा लीजिए, यानी वृद्धावस्था की डिफिकल्टीज, कठिनाइयां, कल TIES, डिफिकल्टीज है ना। अब कामा लगा दीजिए, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए हम रुके और फिर लास्ट में धीरे से बोले और चुप हो गए, क्या, सी सक्सीड, वह सफल हुई, सी सक्सीडेड, वह सफल हुई। वह ये बात समझाने में, वो जैसा कि वो समझाना चाहती थी, लोगों को अवेयर करना चाहती थी वृद्धावस्था के कठिनाइयों के बारे में, वह सफल हुई। इस बात को एक बार फिर से हम व्याख्या कर देते हैं। पोएट कमला दास सेज द पोएम माई मदर एट 66 एक्सप्लेन अबाउट ओल्ड एज, वृद्धावस्था के बारे में एक्सप्लेन करती है ये पोएम। ठीक है, पोएट कमला दास, कवियत्री है ना, कवियत्री कमला दास सेज कहती हैं दैट कि ओल्ड एज इज अ पेनफुल ट्रुथ, वृद्धावस्था दर्दीली सच्चाई है, ऑफ लास्ट फेज, अंतिम चरण की, किसकी अंतिम चरण, फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ साइकिल, प्रत्येक आदमी के जीवन चक्र की। क्लियर। शी टेक्स हर मदर्स एग्जाम्पल, वह अपनी मम्मी के अवस्था का एग्जाम्पल लेती है ना। ठीक है, एज एग्जाम्पल। शी सेज, वह कहती हैं, इन ओल्ड एज, बुढ़ापा की अवस्था में, कामा लगाइए। ठीक है, बॉडी पार्ट आर बिकमिंग वीक,
बॉडी के अलग अलग पार्ट सारे है ना, हार्ट, नाक, मुंह, जीभ, दांत वगैरह सारी चीजें धीरे धीरे वो अपना जवाब देने लगते हैं ना, इस टाइप के कमजोर होने लगते हैं, एनर्जी लेस, एनर्जी लेस होने लगते हैं, है ना, ऊर्जा रहित होने लगते हैं। फिर आगे है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी कैन नॉट मूव, एक लाइन ये मैंने पढ़ा था आपकी कविता में, वो लिख दिया हमने, ठीक है। एन ओल्ड मैन कैन नॉट मूव लाइक यंगर, जवान आदमी की तरह ये बूढ़ा आदमी नहीं मूव कर सकता, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, इतना है वो लेकर चलता है ना, कभी कभी एक समय बाद वो भी लेकर चलना बंद हो जाता है, सारी बस सबकी स्थिति आने वाली है, उसमें कुछ है बात नहीं, तो इसलिए अवेयर रहिए इन सब बातों से। खैर, डेथ इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी इन दिस पेनफुल स्टेज, ये दर्दीली अवस्था में, इस दर्दीली अवस्था में मृत्यु की संभावना हमेशा बनी रहती है। एज पोएट वांट टू मेक अवेयर, जैसा कि पोएट चाहती है लोगों को अवेयर करना अबाउट ओल्ड एज डिफिकल्टी, वृद्धावस्था की डिफिकल्टीज के बारे में। शी सक्सीडेड, वह सफल हुई। क्लियर? दूसरा कविता हमने लिखा है द ट्रू ब्यूटी की, द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी, है ना। अच्छा, द ट्रू ब्यूटी एक कविता नहीं है, कविता का एक भाग है, ये उस कविता का पार्ट है जिसे जॉन कीट ने लिखा था, ठीक है। इंडिमिनम करके है उस कविता का नाम, हाँ, इंडायमियन, है ना, तो उसी का भाग है, इसलिए हमने लिख दिया है। एक बार पढ़कर समझा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। पोयम एक्सप्लेन, कविता व्याख्या करती है ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी, किसके बारे में? अबाउट ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी लिखना चाहिए हमको, अबाउट ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी ना, सुंदरता के सच्चे रूप की व्याख्या करती है ना, ठीक है, कविता, ठीक है। वो बताती है कि ये सच्ची सुंदरता नहीं है जो अभी सामान्य लोग सोचते हैं ना, सच्ची सुंदरता क्या है इसके बारे में भी बताती है, उसका महत्व क्या है ये भी बताती है। हमें लिखा लाइन में, कविता पढ़ने के बाद हमें समझ में आया, जो हमने लिख दिया पूरा सेंटर आइडिया ना। इट ऑल्सो टेल्स, ये यह भी बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के महत्व को भी कविता बताती है। इन द लाइफ, जीवन में। दीज लाइन्स, अब ये कविता नहीं है, हमने लिख दिया ना, ये लाइन्स है ना, उस किसी कविता के एक भाग है, पूरी कविता नहीं है ना, इसलिए दीज लाइन्स इज अ पार्ट ऑफ द पोएम इंडायमियन, ये कविता इंडायमियम की एक पार्ट है, एक भाग है ना, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जिसे जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? पोएट सेज, कवि कहता है, द ट्रू ब्यूटी इज नॉट, सच्ची सुंदरता वह नहीं है, विच, जो कि, डिक्रीज, घटती जाती है, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है। सच्ची सुंदरता वो नहीं है जो समय के साथ साथ घटती जाती है, जैसे चिक, लाइक माने जैसे, चिक गाल, होठ, है ना, लिप्स, ऐसा कविता में लिखा है ना, कि देखिए ये सब जिसको लोग सुंदरता समझ रहे हैं ना, ये समय के बाद ये खत्म हो जाएगी, गाल में रिंकल आ जाएंगे, ठीक है, सिकुड़ जाएगी खालें, ठीक है, ये, और नाक, कान, मुंह, जीभ, दांत, आंख, बाल तो किसी के सफेद हो जाएंगे, किसी के मैदान साफ हो जाएगा, है बात नहीं। तो असल में ये तो समय के साथ साथ घट जाएंगी, तो इससे जो लगाव है, जब ये खत्म हो जाएंगी तो सुंदरता से भी लगाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये सही जगह नहीं है जहां पर लोगों को अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो सही जगह क्या है, सच्ची सुंदरता क्या है जिस पर लोगों को टाइम वेस्ट करना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए, जिससे कुछ फायदा मिले। क्या फायदा मिलेगा, कवि ने बताया है, ठीक है। विद सेवरल एवरग्रीन नेचुरल एग्जाम्पल, विभिन्न प्रकार के सदाबहार, एवरग्रीन माने सदाबहार, प्राकृतिक उदाहरण के साथ, पोएट सेज, कवि कहता है, द ट्रीज, अच्छा, सदाबहार एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? पेड़, नदी, घास, धूप, हवा, पानी, यही तो है जो सदाबहार हमेशा रहने वाले हैं, इस टाइप का ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। खैर, तो कहा जाता है अगेन एग्जाम्पल, पोएट सेज, कवि कहता है, द ट्रू ब्यूटी डज नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, सच्ची सुंदरता टाइम से प्रभावित नहीं होती है।
टाइम के घटने बढ़ने, पास होने से, ना पास होने से उसे उसके महत्व में कोई प्रभाव नहीं आता है, वो घटती नहीं है समय के साथ साथ। तो है कौन सी है ना। तो कवि ने तमाम सारे उदाहरण, नेचुरल उदाहरण लेकर बताया है। सच्ची सुंदरता गहरी नींद है, सच्ची सुंदरता जो है बहाव है नदियों का, है ना। सच्ची सुंदरता सूरज की रोशनी है ना। वातावरण है, इस टाइप की बातें ना, इनसे लगाओ, इस टाइप की बातें कह रहा है। तो सोचिए जो इस स्तर, ये इस स्तर आने पे लोगों को बहुत गंभीर होना चाहिए। जब तक गंभीरता मानसिक स्तर पर नहीं आती है ना, तब तक वो घास को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता, हरा वातावरण को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता, सूरज की रोशनी देखकर खुश नहीं हो सकता। जब व्यक्ति सही मायने में गंभीर हो जाता है, तमाम सारे अध्ययन से उसे जब आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसे प्रकृति की छोटी छोटी चीजें आत्म विभोर करती हैं, मंत्रमुग्ध करती है ना। ये सुंदरता पाने के लिए ज्ञान को अर्जन करना पड़ता है। ठीक है, इसी की बात कर रहा है कभी कि ये समय के साथ खत्म नहीं होने वाली है, और ये बहुत मदद करती है। किसमें मदद करती है आगे बताया कभी ने। तो हमने लिखा इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड कराती है जॉय, आनंद, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर साउल, आवर साउल ना, हमारी अंतरात्मा के लिए हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती हैं, कराती हैं। ट्रू ब्यूटी हेल्प अस, सच्ची सुंदरता मदद करती हैं हमारी हमारी टू स्टेइंग, बनाए रखने के लिए हमें हैप्पी, खुश, एंड ऑप्टिमिस्ट, और आशावादी। ठीक है, इवन इन वर्स कंडीशन, बुरी दशा में, बुराइयों के बीच, निगेटिविटी के बीच, है ना, हर समस्याओं के बीच हमें जो है पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्ट बनाए रखने में मदद करती हैं। तो इसी बात को हमने पूरे चैप्टर में जो लिखा गया है उसका केंद्रीय भाव, सेंट्रल एरिया मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव, केंद्र में कभी कहना क्या चाहता है, उसी बात को हमने लिखने का प्रयास करा है। लिख देते हैं जरा। फायदा हो तो आप इसका यूज करिएगा, नहीं फायदा हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। पोएट, अब देखिए क्या, पोएम एक्सप्लेन द ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी, द पोएम एक्सप्लेन्स ना, करती है ना, द ट्रू फॉर्म, सच्चे रूप, है ना, FORM ना, फॉर्म ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी। इट ऑल्सो टेल्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रू ब्यूटी इन द लाइफ, ये भी बताती है कविता, पोएम, या फिर इट ऑल्सो टेल्स, बताती है ना, द इंपॉर्टेंस of, it also tells the importance of the true beauty in the life। ठीक है, जीवन में इसका महत्व क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करती है कविता, ऐसा हमने देखा इसलिए लिख दिया लाइन। ठीक है, दीज लाइन्स इज अ पार्ट ऑफ द, अब देखिए, अब ये मदद करती है दुख में भी, व्यक्ति को आशावादी बनाए रखती है। ठीक है, जिसमें अब कभी पानी को देखकर खुश हो पा रहा है, ठीक है, और बगीचे को देखकर खुश हो पा रहा है, सही मायने में सही तरीके से नींद लेकर भी खुश हो जा रहा है, अपने आप को आनंद महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है। सूरज की रोशनी को देखकर वो आनंदित हो जाता है ना, उसका अंतरात्मा खुश हो जाती है, आनंद को प्राप्त कर पाती है ना। तो ये समय के साथ खत्म होने वाली नहीं है। तो कितना महत्व है, कितना भी दुख तकलीफ है ना, दुख तकलीफ झेलने के लिए क्या होता है कि भी थोड़ा धैर्य होना चाहिए, लेकिन धैर्य के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पर व्यक्ति अपना टाइम बिता सके, जिसको व्यक्ति आधार मान सके अपने जॉय का, अपने आनंद का, है ना। ठीक है, ये जरूरी होता है, इसीलिए इनका खूब महत्व है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, इन द लाइफ, दीज लाइन्स इज अ पार्ट ऑफ द पोएम, ये जो लाइन्स लिखी गई हैं आपके बुक में, ये एक कविता का भाग है। तो ये लिख दिया हमने, दीज लाइन्स अ पार्ट ऑफ द पोएम
कौन सी पोयम? इंडेमियम। क्या लिखा है? इंडायमियम, मियान ना, MION। अब ये कविता का नाम, इसे इन्वर्टेड कामा में कर दिया ना। कंपोज्ड बाई, किसने लिखा है? कंपोज्ड बाई जॉन। अच्छा, कंपोज मतलब होता है भाई रचयिता, है ना, जो कविता को लिखता है, उनको लिखते हैं उनको रचयिता बोल देते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में कंपोज्ड बोल देते हैं, कंपोजर, गीत उत लिखने वाले को। और जो कहानी लिखता है उसको राइटर कह देते हैं। थोड़ा सा अब शब्द के स्तर पर अंतर है, बाकी जो भी है आप देख जानते हो। जॉन कीट्स या जे कीट, ठीक है। उसके बाद आगे, पोएट सेज, कवि कहता है, द ट्रू ब्यूटी इज नॉट विच डिक्रीज एज टाइम पासेस, समय जैसे जैसे बीतता है सच्ची सुंदरता जो है घटती नहीं है ना, और जो घटती है वो सच्ची सुंदरता नहीं होती है ना। पोएट सेज दैट, सेज, पोएट सेज, कवि कहता है, द ट्रू ब्यूटी इज नॉट, नहीं है, विच, जो, डिक्रीज, घट जाती है, डिक्रीज, डिक्रीजेस ना, एज टाइम पासेस, एज टाइम जैसे समय बीतता है ना, पासेस, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है सच्ची सुंदरता घटती नहीं। अगर कोई सच्ची सुंदरता नहीं है, अगर वो टाइम के साथ जैसे टाइम बीतता जाता है वो घटती जाती है, तो ऐसी बात कही गई है, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल भी लगे हाथ दे दिया है, लाइक, लाइक माने जैसे, या फिर फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो चिक, चिक माने होता है गाल, लिप्स, होठ, है ना। ऐसे और भी जीभ, दांत, आंख, मुंह, जीभ, दांत, जो भी जितने भी स्किन वगैरह लिख सकते हो आप चाहो तो। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस बातें सारी कह डालो, उत्तर आपका ब्रॉड होना चाहिए, डीप नहीं, ठीक है, ये बात है ना। खैर, तो हम कहाँ थे? ब्यूटी इज नॉट विच डिक्रीज एज टाइम बसेस, लाइक। अब कभी तमाम सारे उदाहरण के माध्यम से समझाता है कि सच्ची सुंदरता क्या है ना। विथ सेवरल ईवर ग्रीन नेचुरल एग्जाम्पल, विथ या बाई यूजिंग, विथ सेवरल ईवर ग्रीन, हमेशा जो सदाबहार है ना, ईवर, अब सनलाइट क्या है? सदाबहार है, हमेशा रहने वाली है ना। हाँ, एक समय बाद खत्म हो जाएगी, सूरज भी खत्म हो जाएगा एक समय बाद, हर तारे की तरह, ठीक है, सबके लिए लाइफ साइकिल होती है, पर ये बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबे दिनों बाद होगी, बहुत सालों बाद होगी ना। खैर, विथ सेवरल ईवर ग्रीन, ईवर ग्रीन नेचुरल एग्जाम्पल, नेचुरल माने प्राकृतिक, तमाम सारे प्राकृतिक उदाहरणों के साथ, विथ नेचुरल एग्जाम्पल्स के साथ, पोएट, कवि, सेज कहता है, पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है कवि? द ट्रू ब्यूटी डज नॉट, द ट्रू ब्यूटी डज नॉट अफेक्टेड बाय द टाइम, सच्ची सुंदरता समय से प्रभावित नहीं होती है। द ट्रू ब्यूटी डज नॉट, डजंट लिख सकते हो चाहो तो, अफेक्टेड। अच्छा, इफेक्ट और इफेक्ट में अंतर है ना। इफेक्ट माने होता है प्रभाव, और इफेक्ट माने होता है प्रभावित करना। होमोफोन्स में आप देख चुके, छोटी छोटी बातों आपको ध्यान रखना चाहिए ना। इफेक्ट, यहाँ पे ए है ना, इफेक्ट वाला, प्रभावित करने वाला ना। डज नॉट इफेक्ट बाय द टाइम है, इफेक्ट बाय टाइम, ठीक है, समय से सच्ची सुंदरता प्रभावित नहीं होती है। क्लियर? इट प्रोवाइड, सच्ची सुंदरता क्या क्या प्रोवाइड कराती है? अच्छा, सच्ची सुंदरता क्या है? हमने एक ये वाली लाइन में बता दिया, विथ सेवरल एवरग्रीन एग्जाम्पल, तमाम सारे सदाबहार प्राकृतिक उदाहरणों के साथ, पोएट, कवि, अच्छा यहाँ काम लगा लीजिए क्योंकि थोड़ी देर रुके हैं ना बोलते समय ना। पोएट, कवि, सेज कहता है, द ट्रू ब्यूटी डज नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, समय के साथ साथ समय से प्रभावित नहीं होती है। तो इसी में सच्ची सुंदरता क्या है, इसी में शामिल है एवरग्रीन नेचुरल एग्जाम्पल्स। एवरग्रीन जो हमेशा रहने वाला है, नेचुरल माने प्राकृतिक, वो क्या है? सूरज,
ठीक है, पानी, नदियाँ, पहाड़, है ना, तारे, और ये सारे पेड़ पौधे वगैरह, है ना, घास फूस, ये सारे। तो ये सारी सच्ची सुंदरता है, ऐसी कवि ने ऐसी बातें करी। क्लियर। इट प्रोवाइड जॉय टाइम, ठीक है, इट प्रोवाइड, यह उपलब्ध कराती है, यानी कौन उपलब्ध कराती है, सच्ची सुंदरता ना। इट प्रोवाइड, यह उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है, आनंद, जॉय, JOY, जॉय, ठीक है। अच्छा, जॉय कम समय के लिए कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, कभी ना खत्म होने वाला को बोलते हैं फॉर एवर, फॉर ईवर, FOREVER, फॉर ईवर, फॉर साउल, किसके लिए, आत्मा के लिए, क्योंकि जिसका संबंध आत्मा, अब क्योंकि आत्मा स्थिर है, जब अध्यात्म की दुनिया में आत्मा और मन, चित्त, बुद्धि, इन सब की व्याख्या करी गई है अलग अलग, तो आत्मा के लिए माना गया ये स्थिर है, बुद्धि सतर्क है, और मन चंचल है, इस टाइप की बातें करी गई। जो अब जो मन से संबंधित चीजें हैं वो भी मन की तरह चंचल होंगी, जो स्थिर चीजें हैं वो आत्मा से संबंध बनाएंगे, है बात नहीं, तो इस टाइप की बातें हैं ना। तो जो हमेशा रहने वाला स्थिर है आनंद, फॉर एवर ना, तो वो किससे किससे संबंध बनाएगा, आत्मा से, फॉर आवर साउल, हमारी अंतरात्मा, है ना, जो हमारी अंतरात्मा को आनंद उपलब्ध कराता है हमेशा के लिए, फॉर एवर ना, ठीक है। ट्रू ब्यूटी हेल्प अस, अब सच्ची सुंदरता मदद भी करती है, किसमें मदद करती है, एक लाइन ये भी लिख दिया है ना, ट्रू ब्यूटी हेल्प्स अस, हमारी मदद करती है, किसमें, टू स्टेइंग, बने रहने में, है ना, टू स्टे माने बने रहना ना, स्टेइंग हैप्पी, लगातार खुश बने रहने में ना, हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, हर व्यक्ति कभी हम कभी ना कभी या फिर कई बार निराशा को शिकार हो जाता है, तो हमेशा आशावादी बनाए रखने में सच्ची सुंदरता मदद करती है। आप अगर जो प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति की सुंदरता को समझ पाता है, ठीक है, उससे बातें कर पाता है, तो वो प्रकृति में जाकर के खूब आनंद को प्राप्त करता है, और इससे वो हमेशा आशावादी बना रहता है। इस टाइप की बातें करी जा रही है। हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी बनाए रखने में मदद करती है। इवन माने यहां तक कि किस कंडीशन में, वर्स कंडीशन में, इवन इन द वर्स कंडीशन। अच्छा, वर्स माने होता तबाही, है ना, कैथारसिस वाले स्टेज में बहुत बार आता है जीवन में कि जब तबाही महसूस होती है, वर्स कंडीशन या बुराई, इस टाइप की बात है ना, इविल, ठीक है, बुराई की दशा में या कठिनाई की दशा में या फिर जब बहुत बुरी दशा हो, तब ये आनंद जो है, जो सच्ची सुंदरता है, जिससे प्राकृतिक प्रेम जिसे बोल देते हैं ना, वो खूब मदद करती है व्यक्ति को उस दशा में भी खुश रहने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से व्याख्या कर देते लगे हाथ। द पोएम, कविता, एक्सप्लेन, व्याख्या करती है द ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के सच्चे रूप के बारे में। इट ऑल्सो टेल्स अस, यह हमें यह भी बताती है, टेल्स अस लिख लीजिएगा, यह हमको यह भी बताती है द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के महत्व के बारे में, इन द लाइफ, जीवन में। दीज लाइन्स, ये लाइन्स इज अ पार्ट, हमने इज नहीं लिखा, आप इज लिख लीजिएगा ना, इज अ पार्ट ऑफ द पोएम, ये लाइन एक कविता के भाग है। कौन सी कविता, इंडेमियम, ठीक है, इंडाइमियम, जिसको लिखा है, यहाँ पे कामा लगाइए क्योंकि थोड़ा रुके हो ना इसलिए, कंपोज्ड बाई माने द्वारा, जॉन कीट्स द्वारा ये कविता लिखी गई है। देखिए कितनी गलतियां हो जाती है इतना सतर्कता के बावजूद, इसलिए एक बार पढ़कर याद करने में विश्वास नहीं करा जाना चाहिए, कम से कम 2 बार रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, पोएट,
कवि कहता है, पोएट सेज, कामा लगाइए ना, या फिर दैट लिखिए, दैट, कामा लगाई दीजिए, द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी इज नॉट, वह नहीं है, विच इज, जो कि, डिक्रीजेस, घटती है, एज टाइम पासेस, जैसे समय बीतता है, जैसे कि चिक, ब्यूटी ऑफ चिक, लिप्स एंड दुनिया भर के एल्बो हेयर्स, दुनिया भर की जितने भी नौटंकियां करते हैं लोग या करती हैं लोग, जो भी कह सकते हो आप। तो विथ सेवरल एग्जाम्पल, लास्ट में कभी सच्ची सुंदरता किसको बता रहा है, हमने लास्ट में एक लाइन लिख दिया, विथ सेवरल एग्जाम्पल, सेवरल एवरग्रीन नेचुरल एग्जाम्पल, तमाम सारे विभिन्न प्रकार के एवरग्रीन, सदाबहार, हमेशा रहने वाले नेचुरल, प्राकृतिक उदाहरण के साथ, पोएट सेज, कवि कहता है, द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, डज नॉट अफेक्टेड बाई टाइम, समय के कोई प्रभाव नहीं होता उन पर, ठीक है, समय के साथ बढ़ती ही जाएंगी। जैसे ज्ञान है, ज्ञान सही मायने में समय के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा, अगर आप व्यक्ति अध्ययन की प्रक्रिया में लगा है तो, है बात नहीं। और एक समय के बाद दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, वही बात जो बचपन में पढ़ा था वही बात जो है बाद में पढ़ा जाता है, तो उसकी, उससे जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो भाव निकलता है, जो समझ आता है, उनमें बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि उस समय जो पढ़ा था बच्चे, तब उस समय ब्रेन इतना शार्प नहीं था, इतना रीजनेबल रीजनिंग उसके अंदर नहीं थी। समय के साथ साथ व्यक्ति का ब्रेन शार्प हो जाता है, रीजनेबल हो जाता है, फिर वो सही मायने में सही ढंग से पूरी तरह से अर्थ निकाल पाने में, या कम से कम ज्यादा मात्रा में अर्थ निकाल पाने में सक्षम होता है। क्लियर? अफेक्टेड बाई टाइम, इट प्रोवाइड, अब ये कैसे मदद करती है, हमने ये एक लाइन में लिख दिया, इट प्रोवाइड जॉय, यह आनंद प्रोवाइड कराती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर आवर साउल, हमारी अंतरात्मा को, ट्रू ब्यूटी हेल्प अस, इसलिए ऐसा करके ट्रू ब्यूटी मदद करती है हमारी, टू स्टेइंग, बनाए रखने के लिए, हैप्पी, खुश, एंड ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बनाए रखने के लिए, ठीक है, इवन इन वर्स कंडीशन, यहां तक कि बहुत बुरी दशा में भी हमको आशावादी, खुशी बनाए रखने में मदद करती है। ये सारी बातें हैं, लिखिएगा। अच्छा, मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर चीजें याद जल्दी होती हैं, अगर भूल भी जाओगे तभी आपको मतलब समझ में आ गया है तो लिख लोगे, ठीक है। शब्द बदल जाते हैं लेकिन मतलब नहीं बदलता है। आपको पता है एक ही मतलब को कई शब्दों अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है ना, इसको आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट में पढ़ा था ना, एक ही बात को कई तरीके से कही जा सकती है। अगला एक चैप्टर है कीपिंग क्विट, अच्छा चैप्टर था इसलिए इसकी हमने लिख लिया, QUIET, शांति वाला ना, ठीक है। क्विट, एक क्विट होता है छोड़ दीजिए, है ना, और एक क्विट होता है, क्विट माने जल्दी है, बिल्कुल जल्दी तो नहीं होता, बिल्कुल होता है ना, ठीक है। कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे शांति वाली बात हो रही है कि भैया थोड़ा सा शांत रहिए एक समय के लिए। देख, इस कविता को हमने पढ़ा तो उसमें पाया कि कवि कहता है ना कि आप ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है, सब भाग हम भाग मचाए हैं, है ना, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी का नुकसान पहुंचा है, किसी कोई प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहा है, कोई नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ कोई काट रहा है, कोई फैक्ट्री लगाकर धुएं, वातावरण, हवा को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, कोई मछली मछुआरा मछली को मार रहा है, कोई किसी जानवर को मुर्गा काट रहा है, कोई मछली काट, दुनिया है बात नहीं। तो इन समस्याओं को कभी कहता है भैया थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बंद करिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों को एड्रेस करता है, सब जो है संबोधित करता है और कहता है सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, और उसके बाद में सोचिए जरा अपने बारे में, अपने काम जो कर रहे हो उसके बारे में एनालाइज करिए कि जो कर रहे हो कि सही है गलत है। शांत होकर के एनालाइज करोगे तो आप कर पाओगे, पहचान पाओगे गलत है या सही है ना। तो ये यही बात कभी कहता है, और ऐसे में सुधार की संभावना, जब आपको पता चल जाए कि आप ये गलत है ये सही है तो सुधार अपने आप हो जाता है ना, वह खुद ब खुद संभल जाएगा या सुधर जाएगा, उसको एहसास तो हो गलत होने का। ऐसा हमने एक लाइन लिखा था बहुत पहले, ठीक है, वह खुद ब खुद सुधर जाएगा या संभल जाएगा, उसे एहसास तो हो गलत होने का, इस टाइप की बात है ना। खैर, हमने काम की बात करते हैं। द पोएम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी नोटिंग करेंगे जो कर रहे हैं। द पोएम, कविता, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, क्वाइट नहीं क्विट, प्रोनाउंस में भी है ना, पता चला कि
वो क्विट वाला कर दिया ना, एकदम बिल्कुल वाला, क्विट कह दिया, जल्दी वाला है ना, छोड़ दो वाला है ना, ठीक है। कीपिंग क्विट पढ़ना चाहिए ना। हैज बीन कंपोज बाय पैलो नेरूदा, हमने ये बात एक लाइन में लिख दिया, ये ना लिखते तब भी चल जाता, आप चाहो तो ना लिखना, लेकिन हमने लिख दिया है कि ये कविता जो है इसको इस व्यक्ति ने लिखा है। विशेष फायदा ये भी हो जाए, क्या पता ये इसका ही स्टेंजा आ जाए पेपर में, वो 6 नंबर वाला ना, तो आपको लेखक का नाम याद है तो लगे हाथ इसी सेंटर आइडिया के माध्यम से, तो आपका धूमधाम से काम हो जाएगा। इसलिए हमने हर का सेंटर आइडिया में लिख दिया है कि एक तीर से 2 निशाना मारा जा सकता है ना। तो इसे नेरुदा सर ने लिखा था ना। पोएट एड्रेस, कवि संबोधित करता है प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की समस्याओं को एड्रेस करता है, जो भाग दौड़ से ऊंची, हमने बताया ना कि अलग अलग समस्याएं, पूरे हर कोई व्यस्त है, हर कोई बिजी है, हर कोई परेशान है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, थोड़े से लाभ के लोग दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं धड़ धड़, कोई मछली को मारे डाल रहा है, कोई मुर्गे को काटे डाल रहा है ना, कोई पेड़ को कटवाए डाल रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोग नुकसान पहुंचाते हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, प्रकृति के धुआं निकाल रहे हो है ना, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, हवा को नुकसान पहुंचा रहे हो, हवा के जो कंपोजिशन है अलग अलग प्रकार की गैस में, उनमें कोई पर्टिकुलर गैस बढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा, जो गैस, ऐसी गैस है जो सूरज की रोशनी को पकड़ लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है, ऐसी वो गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये गैस निकलती है जब सड़क पर वाहन चलता है ना, फैक्ट्रियां लगती हैं, उसके वेस्ट निकलते हैं, तो कितनी सारी है ना, सारी समस्याओं को कभी परेशान है और वो संबोधित करता है, समाधान भी प्रकट कराता है कि क्या समाधान इसका हो सकता है। तो वही बात हमने लिखी। पोएट एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड अराइजन फ्रॉम द रस्ड लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की भाग दौड़ के कारण, भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। कौन? कवि, ठीक है। अगेन, पीपल नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, लोग, कवि की सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि लोग अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। कोई है ना, अपने बारे, महात्मा गांधी भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए एक पत्र में लिखा था अपने भाई को या बड़े बेटे को, ठीक है, जेल से लिखा था कि अपने अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कीजिए। 3 ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए, तभी जाकर के आप सही मायने में जीवन जी पाओगे, वरना भटकते रहोगे। इस टाइप की बातें कहा, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य को लेकर बता रहे थे कि शिक्षा का सही मायने में उद्देश्य है कर्तव्य का बोध होना, आपको ये एहसास होना कि हमारा कर्तव्य क्या है। वो कोई कहे ना कहे, माई स्टेटस एंड माई ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने में मजबूर हो जाए, इस टाइप का ना, बिना मेहनत करे खाना ना खाया जाए, इस टाइप की बात आ जाए ना, इस टाइप की बातें। खैर, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, प्रॉब्लम, पीपल नेवर अंडरस्टैंड वन सेल्फ, लोग कभी अपने आप को समझते नहीं है, अपने आप को समझना ही नहीं चाहते, ये कवि की सबसे बड़ी दुख है, ठीक है। एंड, और इसलिए, एंड सो, और इसलिए अफ्रेड, डर, भयभीत रहते हैं, हर कोई भयभीत हो जाता है या होता है। व्हेन थिंक अबाउट द डेथ, जब वो मृत्यु के बारे में सोचता है, जीवन तो अंतिम मृत्यु तो पक्का है, सबको तय है, तो सही मायने में जो सच है उसके लिए क्या भय है ना। हर दिन सोचना चाहिए कि भगवान हमको थोड़ा सा, या ऊपर वाले हमको थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए ताकि हम थोड़ा और काम कर लें, आना तो है ही है बात नहीं, तो किस बात का भय। खैर, तो इसलिए प्रार्थना रोज इसलिए करना चाहिए कि थोड़ा सा हमें और वक्त दे दीजिए, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर लें, इस टाइप की बातें है बात नहीं। खैर, असल में यही होना चाहिए। तो हम कहाँ थे? तो वन सेल्फ, कवि की अपनी समस्याएं बता रहा है। व्हेन थिंक अबाउट दैट, फॉर सम बेनिफिट, कुछ लाभ के लिए, कुछ सीमित लाभ के लिए, दे हार्म अदर्स, वे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सभी लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, हार्म अदर्स, एंड नेचर, और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया नहीं कि फैक्ट्री लगाकर तमाम सारे कचरे धुएं, अब वो बताया पूरे विश्व, जो अमीर, जैसे व्यक्ति के स्तर पर अमीर गरीब होता है, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, ऐसे देश के स्तर पर कुछ देश ज्यादा अमीर है, कुछ देश ज्यादा गरीब है, कुछ देश बीच वाले में है ना। तो जो अमीर वाले देश है खूब फैक्ट्री लगा रहे हैं, तमाम सारे धुआं निकल रहा है, वो धुआं क्या उन्हीं के देश में रहेगा कि उड़कर आएगा दूसरे देश में, नुकसान सबको पहुंचाएगा, पूरे विश्व को बर्बाद करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत पहले दादाजी से पूछिए अपने
इतना ठंड नहीं होती थी जितना इस टाइम चरम वाली स्थिति देखने को मिलती है। गर्मी खूब गर्म, ठंडी में खूब ठंड। अब अमीर आदमी तो दो चार एसी लगवा लेगा, काम चला लेगा, मरेगा कौन? गरीब आदमी। इसलिए अमीर देश सहमत हुए हैं इस बात के लिए, गरीब देशों को कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को कुछ व्यवस्था कर सके जिससे चरम कंडीशन से टॉलरेट कर सके। अभी फैसला आया है, ठीक है, जो अभी रिसेंट कॉप हुआ है। खैर, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है ना। अब अपने बारे में सोचोगे कभी, तभी तो समझ में आएगा। लोगों को चिंता ही नहीं इस बात की, है बात नहीं, और नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। उनको फेसबुक व्हाट्सएप से मौका ही नहीं है, तो जीजिए, है बात नहीं, क्या कर सकता है कोई। कभी लेकिन परेशान है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया था एक कहानी में, उन्होंने कहा था पीड़ा है तो आशा है। इस कहानी में उन्होंने दो तरह के लोगों को में बांट दिया था पूरी दुनिया को। एक वह व्यक्ति जो कबीरदास की तरह चिंतित हैं, वो इस बारे में सोचते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को काट दिया जाएगा, जंगल को साफ कर दिया जाएगा, तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? लोग मरेंगे। गरीब लोग, अमीर लोग तो खरीद लेंगे, बनवा लेंगे फैक्ट्री से, लेकिन गरीब लोग मरेंगे। ठीक है, सारी धन उनके पास चला जाएगा, अमीरों के पास चला जाएगा। ठीक है, और तमाम सारे वेस्ट, फैक्ट्री लगेगी, तमाम सारे वेस्ट जा रहे हैं, कचरा, पन्नी आई, सब लोग खुश से देखिए पन्नी आ गई, अब झोला नहीं ले जाना पड़ेगा। आज पन्नी देखिए कितना बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई विश्व की। तो इन सब के बारे में जो सोचता है वो दुखी रहता है। इसलिए वैज्ञानिक, आपने देखा हो, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर, और ये सब जो असल में जो समस्या का समाधान करते हैं, नई खोज करते हैं, ये उसी ग्रुप में आते हैं जिनके अंदर पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है कि ये है तो इसका कितना नुकसान है, और वो फिर कोशिश करते हैं और कई बार उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, और ढूंढते ही हैं, है ना। तभी तो जो पैदल चलने वाला व्यक्ति था, 3 दिन लगते थे अपनी राजधानी में जाने में, है ना, अपने राज्य की राजधानी में पहुंचने में पैदल। अब तो 5 मिनट में पहुंच जाओ, इतनी व्यवस्था कर दी, तो एक समस्या का समाधान ही तो करा गया है ना। तो खैर, तो इन्हीं से आशा करी जा सकती है जो सही मायने में पीड़ा है जिनके अंदर रात में सोते वक्त इस बात की चिंता रहती है कि हमने हमारी जो पीढ़ी में मिला है विरासत में, उससे ज्यादा बच्चों को देकर जाएं। वो सुबह उठकर कुछ करते हैं, अब बिना कुछ काम किए खाना नहीं खाते शाम को। और कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं जो कस के खाते हैं, कस के सोते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या सामूहिक समस्या है, क्या व्यक्तिगत समस्या है, उससे कैसे पार पाया जाए। बस वो दूसरों की कमियां निकालेंगे, दूसरों की ये निकालेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे न धुआं मचाएंगे, खाएंगे, सोएंगे। सो कोई मतलब नहीं। तो उनसे आशा नहीं करी जा सकती कुछ परिवर्तन की, कुछ करने की, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति स्तर परिवार के लिए उनसे आशा नहीं करी जा सकती। आशा उनसे करी जा सकती जिनके अंदर पीड़ा है। तो इसलिए पीड़ा होना जरूरी है, तकलीफ होना जरूरी है कि अपनी समस्याओं से, अपनी परिस्थिति से, है ना, विद्रोह होना जरूरी है। तब जाकर आपके अंदर जब खून गर्म होगा और मेहनत करने को तैयार होगे, है बात नहीं। इसलिए पीड़ा है तो आशा है बात नहीं। खैर, इसलिए कभी इसमें बता रहा है भाई, अपने बारे में जानिए। अपने बारे में जानने के लिए शांत होना पड़ेगा। दुनिया जो आप दिन भर बिजी हो, सुबह उठकर फेसबुक चला लिया, आप ऐसे करते चले जा रहे हो, मोबाइल, यूट्यूब पर ये आपको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं उनमें आप देखिए साइकोलॉजी का कैसे यूज किया गया है। 1 सेकंड, 2 सेकंड का वीडियो, 3 सेकंड के वीडियो, 5 सेकंड के वीडियो ना, उसमें हर बार दिमाग को हर क्षण नया चाहिए। अभी नया, अभी अच्छा आ जाएगा, थोड़ा और, पूरा दिन निकल जाएगा, तो है ना। अब उनको पता नहीं समय काट रहे हैं, समय नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है ना। जवाब देना पड़ेगा, या तो धरती का बोझ बन जाओ भाई, खाते रहो जो ऊपर वाले ने जो आप विरासत में मिला उसको समाप्त करके चले जाना। खैर, तो यही बता रहा है, कभी भी अपने बारे में जानिए। अपने बारे में जानने के लिए दुनिया से थोड़े समय के लिए हट जाइए। सब कुछ बंद कर दीजिए, जो आप चला रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो दौड़ भाग कर रहे हो, हाथ पैर बंद कर लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए कोने में अकेले, और सोचिए जो अभी तक करा है आपने, क्या उससे क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या नुकसान हुए, क्या कर सकते थे, और है ना, क्या अच्छा कर सकते थे, और क्या ना करते तो अच्छा होता। ये सारी बातें एनालाइज करने की बात कर रहा है कभी। ठीक है, कुल मिला के अपने आप से जुड़ने की बात कर रहा है। असल में अपने आप के बारे में भी लोग नहीं जानते ढंग से। ठीक है, अपनी क्या ताकत है, अपनी क्या कमजोरी है ना, वो खाली बस दूसरों की दुनिया को देखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आशा नहीं करी जा सकती, है बात नहीं। खैर, तो कभी तो सबसे अपील कर रहा है भाई, सब लोग अपना अपना करिए,
है ना, तभी तो सब लोग सुधरेंगे, तभी तो दुनिया सुधरेगी। इस टाइप की बात कर रहे हैं कभी। खैर, तो फॉर सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ के लिए, दे हार्म अदर्स, वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड नेचर्स, और प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन किल्स व्हेल, मछुआरा हवेल मछली को मार देता है ना, ये लिखा था कविता में। तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिख लिया ताकि ये पता चले कि भैया क्या कहना चाहते हैं कवि, है ना। ऐसे एक तमाम सारे एग्जाम्पल दिया, फैक्ट्री, मशीन चल रही है, वेस्ट निकल रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, पेड़ कटाई जा रही है दुनिया भर की ना। तो जो नमक बना रहा है, नमक बनाने वाला है ना, उसके हाथ में घाव है, तो वो रुक जाएगा तो उसे चलेगा, पता चलेगा ये घाव है, घाव सही हो जाएगा। इस टाइप की बातें ना कभी ने करी है। तो खैर, हम एक एग्जाम्पल लेकर के पारी बातें कहकर बढ़ लें आगे। विथ पीस इन माइंड, दिमाग में शांति के साथ, पीपल, लोग, कैन इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं अपने आप की, कि हम क्या हैं, एक्चुअल में हम हैं क्या, ठीक है, हम किस लिए आए हैं पृथ्वी पर, और हम ऐसा तो नहीं हमेशा रहने वाले हैं 2000 साल, इतने समय के लिए आए हैं, इतना समय बीत चुका है, इतना समय बचा है। 50 के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है, वो समय बेकार हो जाता है, खाली खाने और लेटे रहने की वाली समय होती है ना। असल में 50 साल तक ही काम करने वाली उम्र होती है, उसमें 20 साल लड़कपन निकल जाता है, 30 साल मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। तो वही बातें हैं ना, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज देयर वर्क, और अपने काम को विश्लेषण करिए, ठीक है, पहचानिए कि कौन सा काम सही था, कौन सा काम गलत था, इसे ना करते तो अच्छा होता है ना। कौन सा काम अच्छा ना करते तो अच्छा होता, वो दोबारा नहीं करेंगे। कौन सा काम अच्छा था, किसका क्या लाभ मिला, वो काम करेंगे। और क्या कर सकते थे, क्या ये काम कर सकते थे, हाँ अच्छा था, उसको काम कर लेंगे। इस टाइप की बातें कह रहा है कभी। जब आप शांत रहोगे तब आपको समझ में आएगा ये बातें। इसलिए सही मायने में अगर अध्ययन कर रहे हो आप, तो बाहर मत निकलिए, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, जिन्हें फालतू की बात है, छोटी छोटी बातों में उलझ 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 कर जिंदगी बिताना है, ऐसे लोगों से कम ना बोलिए, ना मिलिए, ठीक है। खुश जितना हो सके उतना चुप रहिए। खैर, एनालाइज रिजल्ट्स, ठीक है। अब जब आपने आपको एनालाइज कर लेते हो, इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हो, तो उसका परिणाम क्या मिलता है, रिजल्टिंग पीपल विल बी अवेयर, लोग जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, नकारात्मक और धनात्मक प्रभाव के बारे में, ऑफ देयर वर्क, अपने काम के बारे में, काम के ना, जो काम कर रहे हैं उसका क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या धनात्मक प्रभाव है, मतलब वही बताया ना कि सारी काम की प्रकृति के बारे में जान जाएंगे अगर वो शांत होकर सोचेंगे तो, ठीक है। अवेयर्ड पीपल, लास्ट में एक लाइन लिखा है, अवेयर्ड पीपल, जागरूक लोग, विल मेक द वर्ल्ड, अब सब लोग जागरूक हो गए, अपने आप को जान गए, किस लिए आए हैं उद्देश्य बना लिया, तो कुछ फालतू चीजों में नहीं उलझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, बुरे काम को छोड़ेंगे, अच्छे काम को करेंगे, कलेक्टिवली पूरा वर्ल्ड डेवलप हो जाएगा, है ना। यही बात हमने लिखी लास्ट में कविता में देखा तो, अवेयर्ड पीपल, जागरूक लोग, विल मेक द वर्ल्ड, पूरे संसार को बनाएंगे, फुल ऑफ पीस, शांतमय, ठीक है, एंड फियरलेस, और कैसा बनाएंगे, डर से मुक्त, है ना, ठीक है। डर क्यों होता है, डर जिस बात को आप नहीं जानते हो ढंग से, वहीं से डर उत्पन्न होता है, जहां पर ज्ञान खत्म होता है डर वहीं पर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, खैर, है ना। द कीपिंग द पोएम, कीपिंग पोएट हैज बीन कंपोज्ड, आप चाहो तो लाइन ना लिखो तभी चल जाएगा, कंपोज बाय पैबल, क्या नाम है इनका, पैलो, अच्छा बी साइलेंट ना, पैलो नेरुदा, अच्छा ये कविता का नाम है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए ना, पैलो, अच्छा ये व्यक्ति का नाम है, इसको क्योंकि स्पेशल व्यक्ति का नाम है इसलिए कैपिटल लिख लीजिए ना, पैलो नेरुदा, नेरुदा, ठीक है। पोएट एड्रेस, कवि जो है एड्रेस करता है, पोएट एड्रेसेस, संबोधित करता है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड ना, फिर कामा लगा दीजिए, आगे बात कहना है थोड़ा सा, एराइजन,
उत्पन्न हुई है, जो है ना, क्या कहाँ से उत्पन्न हुई है? फ्रॉम रस्ट लाइफ, है ना, फ्रॉम द रस्ट, मतलब भाग दौड़ वाली ना, रस्ट लाइफ ऑफ द पीपल ना, रस्ट पीपल लाइफ, या फिर लाइफ ऑफ द पीपल कह सकते हो, ठीक। लेफ्ट पीपल अब कभी शिकायत करता है, कभी चिंतित होता है इस बात से, पीपल नेवर अंडरस्टैंड वन सेल्फ, नेवर अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझते हैं दूसरों को, नहीं अपने आप को, अंडरस्टैंड, अपने आप से बात करने का समय ही नहीं है, अकेले बैठेंगे नहीं कभी, उनको चाहिए तो हमेशा कोई प्रपंच करने वाला है, बात नहीं, तो इसे खुद खुद को भी नहीं जान पाएंगे इसको। और जो व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में आप ढंग से नहीं जानते हो, उसके लिए सही से फैसला कर पाओगे? अब अपने बारे में ढंग से नहीं जानते हो, क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या आपकी ताकत है, तो कहाँ अपने बारे में सही फैसला ले पाओगे? कैसे लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे? और जब लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे तो करोगे कैसे काम, है ना? एक बिना लक्ष्य का व्यक्ति ना, बिना टारगेट का व्यक्ति, वो छुट्टा बैल होता है, जहां मिला वहां चरा, जहां मिला इधर मार करा उधर मार करा, वो ऐसे ही मर जाता है, कुछ ना होता उससे। ठीक है, एक टारगेट फिक्स करिए, आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अब क्योंकि आपके पास काम है करने के लिए, बिजी रहोगे आप उसमें। असल में अपने काम करने में ही जो है सफलता है, या सच्चाई है, या सुंदरता है। बाकी दुनिया तो खाली पित्तल दी, क्या बोलते हैं इसको, ये दुनिया पित्तल दी। खैर, पीपल नेवर अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अपने आप को, है ना, वन सेल्फ, है ना, अपने आप को कभी नहीं समझते हैं। लेखक ये बात की शिकायत करता है। एंड अफ्रेड, एंड सो, और इसलिए अफ्रेड, डर, भयभीत रहते हैं। ऑफ रेड, RAID, किससे? मृत्यु से। फ्रॉम डेथ, और इसीलिए जब अपने आप को बारे में ढंग से नहीं जानते, तो भैया जब आपने अपना काम ढंग से कर लिया, पूरी लाइफ खूब मेहनत की, दिन रात काम करा है, अब आपको पता है मरना है एक दिन, तो आपको जाने में तकलीफ नहीं होगी। मृत्यु को एक आप समझ पाओगे, अनिवार्य अंग है। अटल जी ने एक कविता यही इसलिए लिखी, इसी पर लिखी थी, मैंने जी भर के जी लिया, अब क्यों मरने से डरूं, है ना, मैंने अपना काम खूब करा है, अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है, और इसलिए दुख नहीं है इस बात का। अब जो लोग बैठे रहते हैं, अब यमराज आया लेने, अरे रुक जाइए जरा, हम ये भी काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए जरा, हम ये वाला काम कर ले, ये वाला काम कर ले, कुछ करा ही नहीं फिर। तो उनको चिंता, मरने में तकलीफ होगी, नहीं करते तकलीफ होगी, ये भी कर ले, वो भी कर ले, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसे करे हैं, किसी काम को नहीं कर पाए, सब करने के चक्कर में। ठीक है, तो असल में एक ढंग से काम कर लीजिए, ताकि आपको जो है मरने में आसानी रहे, तकलीफ ना हो, डर ना लगे मृत्यु से, है ना। हर दिन कुछ ऐसा करिए ताकि, अब कई बार, एक बार रात में जो है एक चूहे ने काट लिया उंगली में, तो अब मुझे लगा सांप ने काट लिया, तो मुझे इस बात का 4 बज रहा था रात में, सुबह था, तो सुबह का होने वाली थी, तो ऐसा मतलब फील हुआ कि हो सकता है स्विच ऑफ होने वाला हूँ, हो सकता है स्विच ऑफ हो जाऊँ, क्योंकि कोई हेल्प करने वाले भी नहीं यहाँ पे, और क्या पता अभी मैं अस्पताल जाना भी उचित नहीं होगा, क्या पता ना हो सांप, कोई दूसरा हो। तो सब कुछ करा और यहाँ पे कर लिया हमने, बांध लिया और दरवाज़ा खोल लिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई अनबैलेंस फील करा अगर होती है, तो बुलाऊंगा मकान मालिक को वगैरह वगैरह, है ना, आसपास के लोगों को, और फिर जाऊंगा। लेकिन कुछ अनबैलेंस नहीं हुआ, तो लास्ट में पता चला ये जो है चूहा है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उस दिन हमें डर लगा पहली बार कि स्विच ऑफ हो सकते हैं कभी भी, इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए हर दिन, ताकि आपको इस बात का डर न लगे। अब उस दिन इसी बात, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना कुछ करा, उसका फायदा कुछ नहीं मिला, हम ऐसे चले जाएंगे, ऐसे स्विच ऑफ हो जाते तो क्या होता। इसलिए कुछ तो कुछ कर दीजिए, जब नहीं, मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया, चलिए उसके लिए प्रयास करिए, आ जाएगा, ठीक है, कुछ समय जितना लग रहा है दीजिए, जो समस्याएं हैं पूरा करिए, लेकिन कुछ और करिए, जो कर सकते हो वो करिए, ताकि अगर मान लिया बीच में स्विच ऑफ भी हो जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ना रहे। इसलिए हमने ये सब लाया, नौटंकी जितना है, हमने कहा कुछ यही जो है व्यवस्था कर देते हैं ना,
सिलेबस बना देंगे, सारी एनसीईआरटी रिकॉर्ड कर दे। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप बिना एनसीईआरटी के, कोई भी एग्जाम देने जा रहे, वन डे से लेकर के बिगर एग्जाम तक, आईएएस तक, विदाउट एनसीईआरटी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी एग्जाम को समझना, इवन है ना, विषय को समझना। तो हमने ये सोचा कि ये बेसिक है और यहीं से जो है चीज़ों को, और इससे मैं धूमधाम से कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास पढ़ने में मजा आता है, हमको दिन रात पढ़ने में मजा आता है, हमको बोरिंग नहीं फील होता कभी। ठीक है, हम और इसलिए पढ़ने पढ़ाने में खूब मन लगता है, तो हम यही काम करें। बाकी बहुत सारे लिखे हैं प्लान, पर वो समय की बात है ना, उलझना उसमें नहीं होगा अभी। तो ये कर सकते हैं कम से कम एक घंटे डेली, तो ये अच्छा है ना। इसीलिए हमने ऐसा ये काम शुरू किया कि भाई क्या पता कब स्विच ऑफ हो जाए, है ना, तो मरने से ना डर लगे। खैर, अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड सो अफ्रेड फ्रॉम डेथ, और इसलिए मृत्यु से डरते हैं, भयभीत रहते हैं ना। ठीक है, अफ्रेड फ्रॉम डेथ या अफ्रेड व्हेन थिंक अबाउट डेथ, जब वो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो कुछ भी लिख लीजिए, सही है। फॉर सम बेनिफिट, कुछ लाभ के लिए। आपने देखा होगा जो तुच्छ लोग होते हैं वो छोटे से लाभ के लिए, अब थोड़ा सा जुबान में अच्छा लगता है, जाकर के मुर्गे को काट दिया खट से, उसकी जीवन समाप्त कर दिया, बकरे को काट दिया। थोड़ा सा एक बात को एहसास हो गया कि ससुरा वो इसको भैंसे को काट देंगे तो काली जी खुश हो जाएंगे, पता नहीं किसने बता दिया, उसका अपनी एक कहानी है, वो जाकर के उसको स्विच ऑफ कर दिया, बेचारी के जीवन को खत्म कर दिया। अब अपने लाभ के लिए, आप सोच पा रहे हो, थोड़े से लाभ के लिए किसी थोड़ा नुकसान पहुंचाइए पड़े, छोटा सा जरा सा किसी ने नुकसान पहुंचा दिया हल्के से, हमको यहाँ तकलीफ हो गई है, मारो साले को खत्म कर दीजिए। अरे खत्म कर दोगे, उसके बच्चे, बिना बाप के बच्चे कैसे बड़े होते हैं वही जानते हैं, है ना। तो इसलिए किसी को अनाथ बनाने आपकी वजह से ना बने कोई, किसी को नुकसान ना पहुंचे कोई, किसी के आपकी वजह से किसी को अपंग ना बनाए ना, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब घर में कमाने वाले को नुकसान पहुंचा दिया तो उसके फिर कितना पाप आता है, उसके मम्मी पापा बेटे, है ना, कोई वृद्धों की दवाई, बेटों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब बंद, कितना बड़ा पाप आएगा। तो ये सारी बातें समझ पा रहे हो, छोटी सी हमको तकलीफ हुई तो थोड़ा धैर्य बना रख लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, ना काम करिए, ना आप उलझे ना हम उलझे, है बात नहीं। खैर, तो अलग अलग है, तो हमने यही लिखा फॉर सम बेनिफिट्स, फॉर सम बेनिफिट्स, थोड़े से लाभ के लिए। कहाँ गए भाई, फॉर सम बेनिफिट्स, अच्छा फिशरमैन हमने लिख लिया ना, ऑप्टिमिस्ट अराइजन फ्रॉम द रस्ट लाइफ ऑफ द पीपल, नेवर लाइफ ऑफ द पीपल ना, अराइजन रस्ट लाइफ ऑफ द पीपल नेवर एंटरटेन oneself afraid when think about the death, for some benefits they harm others, वह छोटे लोग है ना, जो तुच्छ लोग होते हैं, हार्म अदर्स, दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाने लगते हैं, हार्म अदर्स सही मायने में इसीलिए कहा जाता है जो छोटे लोगों से, इनकी मानसिकता छोटी है, जरा सी बात पर वो आपा खो देते हैं, जरा सी बात पर गिल गोबर हो जाते हैं, जरा सी बात पर गद्दारी कर देते हैं, जरा सी बात पर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी, हाथ जोड़कर चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्या, वो अपने लिए भी खतरनाक है, जब उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई टारगेट नहीं होता है, कुछ काम करने लेके है ही नहीं, तो चलो भैया इसी में ये से थोड़ा हो गई, इसी में टाइम बिताते हैं, ऐसे लोग खतरा होते हैं। तो ऐसे लोग से ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी, इनकी मदद भी ना करिए, इनसे मदद ना लीजिए, ठीक है, एकदम मैं तो मैंने देखा है कि ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, ना कोई अपना पराया, सब फालतू बात है। मेहनत करिए मन लगा के, असल में आप अपनी जिंदगी को आप ही बनाओगे, है ना। आपके पास नहीं है सुविधाएं तो कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के करना अपने आप से, तो क्यों किसी में उलझे, है ना, करिए अपने आप से, जल्दी करिए, फुर्सत मिल जाए, है ना, लीजिए सफलता करके, है ना। खैर, दे हार्म अदर्स, वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड नेचर्स, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर, दे फॉर्म अदर एंड नेचर, फॉर एग्जाम्पल
फिशरमैन, आ फिशरमैन, एक मछुआरा किल्स, ऐसा आपकी बुक में लिखा है ना, द वेल्स, हवेल मछली को मछुआरा मारता है, एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। ऐसे बहुत सारे नुकसान होते रहते हैं ना, ठीक है। विथ, अब इसका समाधान क्या बताया कवि ने, वो लिख लेते हैं। विथ पीस इन माइंड, पीस, PEACE, पीस इन माइंड, दिमाग में शांति के साथ, दिमाग में शांति की अवस्था दिमाग की, उसके साथ क्या करना है। पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, लोग अपने आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अगर शांति वातावरण में अकेले बैठे तो, अपने बारे में सोचे तो, है ना। कभी बता रहा है कैन इंट्रोस्पेक्ट, पीपल कैन, POEPLE, पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, लोग अपना आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। एंड एनालाइज, और विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज देयर वर्क, अपने काम को, अपने काम का विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या करते तो और अच्छा होता, क्या ना करते तो और अच्छा होता। ऐसे लोग खूब सुधार करते हैं अपने लाइफ में और बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। जिन्हें कभी मौका ही नहीं फेसबुक व्हाट्सएप से दुनिया से ना फालतू इधर उधर के फालतू लोगों के साथ, बहुत लोगों को ऐसे देखा हूं, मैं जानता भी हूँ, जो वो गांव में कौरा जलाते हैं ना, उसमें बैठे हैं 3-3 घंटा सुबह सुबह बिता दिए, समय है ना बीत रहा है ना, फिर लंबी यात्रा हो जाएगी, कहीं के नहीं रह जाओगे। इसके समय से जल्दी से अब काम करिए, दिन भर दिन रात जल्दी से, है ना। एनालाइज देयर वर्क रिजल्टिंग, परिणाम स्वरूप पीपल विल बी अवेयर, लोग जानकार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। पीपल विल बी अवेयर, AWARE, अवेयर, रिजल्टिंग पीपल विल बी अवेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, क्या नकारात्मक प्रभाव रहे हैं और क्या धनात्मक प्रभाव रहे हैं, एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ देयर वर्क, उनके काम के क्या नकारात्मक प्रभाव रहे हैं, क्या धनात्मक प्रभाव रहे हैं, इन सब के बारे में खूब जानकारी वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। और यही जो अवेयर पीपल है, जागरूक लोग हैं, एन अवेयर ना, अवेयर्ड पीपल, अच्छा एन ना लगाइए, तमाम सब लोग, सभी लोग बारे में बोले ना, अवेयर्ड पीपल विल बनाएंगे, विल मेक द वर्ल्ड, पूरे संसार को, है क्या बनाएंगे, फुल ऑफ पीस, शांति से भरा हुआ, फुल ऑफ पीस, एंड, और फियरलेस, और डर से रहित, फियरलेस, है ना। तो ये बातें करी गई, एक बार हम फिर से एक व्याख्या कर देते हैं। द पोएम कीपिंग क्वेट हैज बीन, ये तो लाइन हो गई कि किसने लिखा है और पार्ट का नाम क्या है। पोएट एड्रेस, कवि जो है संबोधित करता है प्रॉब्लम्स, समस्याओं को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, अराइजन फ्रॉम द रश्ड लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण जो उत्पन्न हुई है। पीपल नेवर अंडरस्टैंड, लोग नहीं समझते, अनवन सेल्फ, अपने आप को, ये कवि का दुख है। एंड सो, और इसलिए, अफ्रेड फ्रॉम द डेथ, वो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। इवन और बहुत सारी समस्याएं उनके साथ रहती है ना, ठीक है। फॉर सम बेनिफिट्स, किसी को एंग्जाइटी आती है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, दुनिया भर की बातें आप है ना जानते हो। फॉर सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ के लिए दे हार्म अदर्स,
सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा, कोई मुर्गा को काटे डाल रहा है, कोई बकरी को काटे डाल रहा है, कोई मछली को काटे डाल रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है और तमाम सारे धुआं को निकाल रहा है, कोई नदी को प्रदूषण कर रहा है, कोई गाड़ी चलाया जा रहा है तो बिना जहां पैदल जा सकता है वहां गाड़ी लेकर जा रहा है, फालतू दौड़ा रहा है ना, धुआं निकाल रहा है ना, वातावरण को गंदा कर रहा है, दुनिया भर की बातें हैं। खैर, दे हार्म अदर्स फॉर सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ के लिए दे हार्म अदर्स एंड नेचर, और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए द फिशरमैन, अ फिशरमैन एक मछुआरा, किल्स द व्हेल्स, हवेल मछली को मार डालता है, विथ, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, विथ पीस इन माइंड, ये इस्तेमाल होना चाहिए पी, ठीक है, दिमाग में शांति के साथ, पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, लोग आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति और व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, क्षमता के बारे में जान सकते हैं, एंड एनालाइज, और एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, फिर वर्क, अपने काम को जो अभी तक करा है ना या जो नहीं किया है उसके बारे में, ठीक है, रिजल्टिंग, इसका परिणाम स्वरूप, पीपल विल अवेयर, लोग जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, जो अभी तक काम किया उसका नकारात्मक प्रभाव, या जो नहीं किया है जो कर सकते थे उसका नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, एंड सकारात्मक प्रभाव ऑफ दी वर्क, ऑफ देयर वर्क, उनके काम का। अवेयर पीपल विल मेक, जो जागरूक लोग हैं यही जागरूक लोग, विल मेक द वर्ल्ड, पूरे संसार को, फुल ऑफ पीस एंड फियरलेस, पूरे संसार को डर रहित और एकजुट, है ना, सारे लोग एक हो जाएंगे, ठीक है, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सारी बातें करी गई है ना, पूरा शांत वातावरण, पूरा शांत विश्व, फुल ऑफ पीस, शांति से भरा हुआ संसार का निर्माण करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें हमने कर दी, ये हो गया सेंट्रल आइडिया। अच्छा, प्रोज एक पार्ट है इसका ना, प्रोज और सप्लीमेंट्री, प्रोज में से आएगा 15 नंबर का, सप्लीमेंट्री में से भी आएगा 15 नंबर का ना। प्रोज में चैप्टर है 5, ठीक है, और सप्लीमेंट्री में है 6, ठीक है, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना, विस्तास। तो अब इसमें दोनों में, चाहे प्रोज की बात करें चाहे पोएट्री की बात करें, 5 चैप्टर है इसमें प्रोज वाले में, तो उसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे, प्रोज वाले में 2 सवाल पूछे जाएंगे, ROSC 4 नंबर के, है ना, 8 नंबर का होगा, है ना, ये सवाल 40 शब्दों में लिखना होगा, 40 शब्दों में लिखना होगा, है ना, और इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव सवाल होंगे, भैया जो चैप्टर पढ़ा होगा वही कर पाएगा, चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर उसके बारे में जानता है कहानी को, लेकिन लिखना नहीं आता है तो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको मीनिंग याद होनी चाहिए, इसलिए जो एनानिम सिनानिम दुनिया भर की पढ़ा है ना, होमोफोन्स, इन सबको थोड़ा सा गंभीरता से जो जिसने पढ़ा है ना, थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के याद करता चला गया है, उसको फायदा खूब मिलेगा। जो चैप्टर की लास्ट में जो मीनिंग होती है, अब चैप्टर वाले सवाल आ रहे हैं, चैप्टर की मीनिंग लिखी होगी, जो चैप्टर की मीनिंग नहीं पता है वो सवाल भी नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए सवाल को समझने के लिए हो गया, सवाल को लिखने के लिए चैप्टर में जो लास्ट में मीनिंग लिखी होती है उसको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, कंटेंट को पढ़ा होना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फला क्वेश्चन का फला उत्तर है ना, तब जाकर के लोग, और ये सब वर्ड मीनिंग पता है, कंटेंट पता है, उत्तर पता है, अब लिखने के लिए ग्रामर पता होनी चाहिए, टेंस, जिसने पढ़ा है टेंस तो लिख पाएगा धूमधाम से, ठीक है। तो इसमें अभी करना क्या है, अच्छा एक सवाल आएगा 7 नंबर का, आएगा लॉन्ग आंसर, एक सवाल आएगा ओनली ना, 1/7, 7 नंबर का, है ना, ये लिखेगा 80 नंबर में लिखा जाएगा, 80 शब्दों में, है ना। तो कुल मिला के 8, 7, 15 नंबर के आएंगे प्रोज में, 2 सवाल आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आएगा। अच्छा, 2 सवाल आएंगे जो ना शॉर्ट वाले सवाल, वो ए सवाल और 2 सवाल दिए जाएंगे ना, ए और बी, उनमें से चाहे ए कर लीजिए चाहे बी कर लीजिए, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा उसमें भी दो सवाल दिए जाएंगे, ए और बी, चाहे ये वाला कर लीजिए चाहे ये वाला, ना खूब आपको मौका मिलता है, ऑप्शन मिलता है ना, ठीक है। आपने थोड़ा सा अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको मौका खूब मिलेगा अच्छा से लिखने के, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन रहता है कि ये सवाल नहीं आता तो ये वाला लिख दीजिए, एक सवाल में 2 सवाल दिए जाते हैं, उनमें से एक लिखना होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए लॉन्ग आंसर वाले भी 2 सवाल आते हैं, उनमें एक लिखना होता है, तो आपको मौका खूब मिलता है, जो आप नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए, जो जानते हो लिख लीजिए, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको इसको जानने के लिए ऐसा, अच्छा आप लोगों से ये आशा करी जा सकती है कि आप
अंग्रेजी में लिख पाओगे, आपको वर्ड मीनिंग पता है, ठीक है। बस आपको कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है, तो आपको चैप्टर पढ़ा देंगे, 5 चैप्टर। अच्छा एक बात और बताइए, 5 चैप्टर है, इस बात को सोच देखिएगा, बुक में जो गाइड आती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें होते हैं ना, विद्या गाइड कह सकते हो, उसमें ये बात जानकारी होगी, ये सवाल आया है 2022 में, ये सवाल आया 2019 में, उससे ये पता चल जाएगा किस चैप्टर के सवाल 2021 में आए हैं, 2022 में आए हैं। 2022 में जो सवाल आए हैं जिस चैप्टर से, क्या उसी चैप्टर से 2019 में आए थे? बाकी में कोरोना में तो पेपर नहीं हुआ है। फिर 2018 में क्या उसी चैप्टर से आए थे? कि हर साल चैप्टर बदल बदल के दिया जाता है। अगर हर साल चैप्टर बदल बदल के दिया जाता है तो 5 चैप्टर हैं। जब ज़्यादा कंटेंट होता है तो एग्जामिनर को रिपीट करने की मजबूरी नहीं होती है, वो हर बार नया देने का प्रयास कर सकता है। तो हम देखेंगे, जो अगर ऐसी बात है कि हर बार नए चैप्टर से सवाल आ रहे हैं ना, तो 5 चैप्टर हैं, तो पिछले 2 साल जो जिस चैप्टर से आए हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। बचे 3 चैप्टर है ना, 2 या 3 चैप्टर, तो 2 या 3 चैप्टर पहले पढ़ लेंगे, बाकी समय मिलेगा तो तीनों पढ़ ले, पांचों पढ़ लेंगे। तो आप समझ पा रहे हो क्या, इंपॉर्टेंस देख कर काम करेंगे। अगर हम मौका निकाल पाएंगे तो प्रोज के सारे चैप्टर पढ़ पाएंगे आराम से, ठीक है। ठीक यही कहानी है हमारे साथ। अच्छा एक चीज और, आप लोग जो गाइड है ना विद्या, उसमें इसके सवाल होंगे, तो आप उसका सहारा भी ले सकते हो धूमधाम से। चैप्टर पढ़े होंगे स्कूल में, तो उसके सवाल को पढ़िए। जो छोटे वाले सवाल हैं, कितने सवाल दो, तो एक चैप्टर से आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है यही सवाल पूछा जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग के ये सवाल बन सकते हैं, ये सवाल बन सकते हैं, तो एक बार पढ़िए समझिए, ठीक है, उसका भी सहारा लीजिए, ठीक है, कैसे लिखा गया है सवाल उत्तर, है ना। चैप्टर हम पढ़ा दें, चैप्टर हमसे भी पढ़ लीजिएगा, है बात नहीं, ताकि कंटेंट की जानकारी मिल जाए, है बात नहीं। दूसरा, अच्छा जो प्रोज के साथ है वही सप्लीमेंट्री के साथ है। सप्लीमेंट्री में भी ये 2 सवाल आएंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर का, है ना, 40 शब्दों में लिखा होगा। एक सवाल 7 नंबर का आएगा, एक सवाल का सवाल 2 आएगा, इसमें लिखना होगा 1। इसमें 4 सवाल आएंगे जिसमें करने होंगे 2, है ना। तो छांटने की आपका ऑप्शन दिया जाता है कि भैया छांट लीजिए, जो जो आता है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो खूब मौका दिया जाता है, आपके साथ खूब एग्जामिनर खड़ा होता है ना। तो आप इसमें 15 नंबर के सप्लीमेंट्री से भी आता है, सेम कंडीशन प्रोज की तरह एसबी में भी है। अभी आपको क्या करना चाहिए, विद्या गाइड का सहारा लीजिए। इसके जितने भी सवाल आए हैं जो बार बार आ रहे हैं, अगर कोई चैप्टर, कई बार होता है कि 5 चैप्टर है, उनमें से कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, उनके सवाल बार बार रिपीट होते हैं। अगर ऐसा है कुछ तो उन सवाल को पढ़िए, आप लिखिए, है ना, राइट करिए, है ना। लिखने से चीज़ें जो है पक्की हो जाती हैं, तो ये करिए, ठीक है। बाकी अगर टाइम मिलता है ना तो हम इंपॉर्टेंट देख के कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा देंगे। क्लियर। एक चैप्टर मुश्किल से आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, 1 घंटा लगेगा, जैसा चैप्टर की लेंथ होगी, ठीक है, तो पढ़ पाएंगे शायद। बाकी अपनी तरफ से करते रहिए, विद्या के सहारा लेकर के क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, प्रोज और पोएट्री के, प्रोज और सप्लीमेंट्री के, ठीक है। बचा क्या, अब बचा आपका रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन, है ना, और ग्रामर वाला कुछ पार्ट बहुत बचा है। तो इन चीजों को हम जल्दी से पूरा करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए।